Hello students, today we will discuss the topic elevation of boiling point and it is a colligative property. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूशंस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, एग्जांपल्स सब स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट, व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट किसी सॉल्यूशन का क्यों एलिवेट करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. So a liquid boils at a temperature at which its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. ये स्टूडेंट्स हमें पता है, कोई भी लिक्विड है वो कब बॉयल होता है, उसका जब उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए. जब किसी सॉल्यूशन के वेपर्स का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, जो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल हो रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. Thus the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure, मतलब वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, that temperature is called a boiling point of the liquid. ठीक है स्टूडेंट. सो टेम्परेचर एट विच लिक्विड शोज वेपर प्रेशर ऑफ 1 atmosphere is termed as normal boiling point. सो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट क्या है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए, 1 एटमॉस्फेयर के, किसके बराबर आ जाए, 1 एटमॉस्फेयर के. सो वेन एवर ए लिक्विड बॉइल्स, क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, उसके वेपर्स. अब जब किसी सॉल्यूशन के वेपर्स, ये अब स्टूडेंट आपका कोई सॉल्यूशन है जिसको हम क्या कर रहे हैं, बॉइल्स कर रहे हैं, इसके वेपर्स अगर किसके बराबर आ जाए स्टूडेंट, 1 एटमॉस्फेयर के, और जो टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे हम इस लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, जब किसी सॉल्यूशन के वेपर, जब हम उसको बॉयल करेंगे, अब उसका वेपर प्रेशर अगर नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाए, जिस टेम्परेचर पे हम इस लिक्विड को बॉयल कर रहे हैं, तो स्टूडेंट उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज जनरली अफेक्टेड बाय इंप्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट और एडेड. सो स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, किसके ऊपर इफेक्ट करता है, कि हम जो सॉल्यूशन के अंदर जो इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, वो कौन सी ऐड कर रहे हैं और किस अमाउंट तक ऐड कर रहे हैं, उसके हिसाब से उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा. तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, अगर इंप्योरिटी स्टूडेंट आपकी नॉन वोलेटाइल है, मतलब वो इंप्योरिटीज का कोई रोल प्ले नहीं कर रही, जो आपकी इंप्योरिटीज हैं वो वेपर प्रेशर बनाने में रोल प्ले नहीं कर रही, मतलब जो इंप्योरिटीज हैं नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल मतलब जो आपने इंप्योरिटीज ऐड की हैं, फॉर एग्जांपल हमने शुगर ऐड कर दी. अब स्टूडेंट शुगर का कोई वेपर प्रेशर तो होगा नहीं, हमने फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ऐड कर दिया. अब ग्लूकोज क्या है स्टूडेंट, वो आपका है नॉन वोलेटाइल, ग्लूकोज का भी वेपर प्रेशर नहीं होगा. इट मीन जो हम इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, जो हम इंप्योरिटीज सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं, वो इंप्योरिटीज कौन सी हैं, नॉन वोलेटाइल. कौन सी हैं, नॉन वोलेटाइल है. अगर वो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज हम किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देते हैं, सॉल्वेंट ऑलरेडी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट हमारा कौन सा है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो स्टूडेंट उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन बना, मतलब जो सॉल्वेंट था पहले, वो सॉल्यूशन बन गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट में कर जाएगा, राइज कर जाएगा. क्या कर जाएगा, राइज कर जाएगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है. अब उसके अंदर हमने क्या ऐड कर दी, उसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर दी. क्या ऐड कर दी, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर दी. अब स्टूडेंट जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज हमने ऐड कर दी हैं, तो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज कौन सी स्पेस एक्वायर कर लेंगी, इस वोलेटाइल सॉल्वेंट की. अब जब इस वोलेटाइल सॉल्वेंट की नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज स्पेस एक्वायर कर लेंगी, तो इन वेपर्स की, जो ये सॉल्वेंट के वेपर्स हैं, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कम हो जाएगी. अब अगर इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो ये जो वेपर्स बनेंगे, सॉल्वेंट के जो वेपर्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे. अगर वो वेपर्स कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमें स्टूडेंट इस सॉल्वेंट को बॉयल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा. जब टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो तभी आएगा जब इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने किसी प्योर सॉल्वेंट में
कौन सी इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं? नॉन वोलेटाइल। कौन सी इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं? नॉन वोलेटाइल। अब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, स्टूडेंट ध्यान से सुनना ये वाला लेक्चर, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज वोलेटाइल कंपोनेंट्स में, मतलब उस वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद उस वोलेटाइल कंपोनेंट के जो उनके एस्केपिंग टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ वेपर्स भी स्टूडेंट क्या बनेंगे? कम बनेंगे। अगर नंबर ऑफ वेपर्स कम बनेंगे तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि लिक्विड तभी बॉयल होता है जब किसी लिक्विड, किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए। अब स्टूडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो वो आ नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने क्या ऐड कर दी है? नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं। वो पीछे भी पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ में कि व्हेन एवर ए नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस। अब स्टूडेंट वेपर प्रेशर तो डिक्रीज कर गया, लेकिन अब हमने लिक्विड को क्या करना है? बॉयल भी करना है। अब लिक्विड तो बॉयल तभी होगा जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर आएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हमें और वेपर्स चाहिए ताकि जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है वो वापस वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गए। किसके इंक्रीज हो जाए स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसका मतलब कि हमें लिक्विड को और बॉयल करना पड़ेगा। जब हमें लिक्विड को और बॉयल करना पड़ेगा मतलब इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट राइज कर गया। जब इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट राइज कर गया तो वही तो हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इस चैप्टर में वही पढ़ना है कि वेन एवर ए नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड टू ए प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट राइजेस एंड दिस राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट हम यहां पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिकली? डेल्टा टीबी। डेल्टा स्टैंड्स इंक्रीज, T is the temperature, B is the boiling point stands. So delta TB stands for rise of boiling point of pure solvent when a non-volatile impurities are added to a pure solvent. ठीक है स्टूडेंट? So next slide is why. स्टूडेंट वैसे तो मैं आपको ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए। We know that the vapor pressure of solvent gets lowered. ये स्टूडेंट मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि whenever a non-volatile solute is dissolved in a pure solvent, the vapor pressure of solvent gets lowered. वो मैं पढ़ा चुका हूं स्टूडेंट आपको कि इंप्योरिटीज नॉन वोलेटाइल है। अब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की स्पेस को एक्वायर कर लेंगी। अब जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज वोलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर आ जाएंगी तो प्योर सॉल्वेंट की जो एस्केपिंग टेंडेंसी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट? डिक्रीज कर जाएगी। सो डिक्रीज कर गई मतलब वेपर प्रेशर स्टूडेंट क्या हो गया? गेट्स लोअर्ड। क्या हो गया? गेट्स लोअर्ड अकॉर्डिंग टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो व्हेन नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ solution is lower than the vapor pressure of pure solvent. So liquid boils only. ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड तभी बॉयल करेगा जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अब स्टूडेंट जो उसका वेपर प्रेशर है वो तो डिक्रीज कर चुका है। क्यों डिक्रीज कर चुका है? क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर चुके हैं। अब उसका वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज कर चुका है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसको बॉयल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? और बॉयल करना पड़ेगा और टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। जब और टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा मतलब सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या कर गया? राइज कर गया। दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज हायर देन द प्योर सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और सोल्यूशन इंक्रीजेस विद राइज ऑफ टेम्परेचर। सो ये भी पता है हमें स्टूडेंट कि जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो ऑब्वियस है वेपर्स और बढ़ेंगे, चाहे हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड भी कर दी हैं। तो जैसे जैसे हमने अगर नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड करते जाएंगे तो वैसे वैसे हमें टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? राइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? राइज करना पड़ेगा ताकि और वेपर्स बने सॉल्वेंट के, और वेपर्स बनेंगे तभी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करेंगे, तभी आपका लिक्विड और सोल्यूशन बॉयल होगा। सो रिजल्ट क्या निकला? जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया? अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज के ऊपर। जो आपने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड करनी थी
ऐड किए हैं सॉरी, उसके ऊपर आपका राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर गया कि एज द इंप्योरिटीज ऑफ नॉन वोलेटाइल एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड राइजेस। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। The solvent and two solutions meet the atmospheric pressure line at points A, D and E respectively. Student ये देखिए ध्यान से, this is the pressure versus temperature graph. This vertical line is pressure and this horizontal line is temperature. This is pressure versus temperature graph. ग्राफ आपने देख लिया स्टूडेंट। अब ये आपका P नॉट स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमने जूम कर लिया, ये जो आपकी डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ये जूम कर लिया कि ये यहां तक क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉल्वेंट का, विदाउट एनी एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज। तो दिस इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी ये एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब ये किसका वेपर प्रेशर है? जो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। ये आपका प्योर सॉल्वेंट है जिसमें हमने कोई भी इंप्योरिटीज ऐड नहीं की थी। तो इनिशियल लेट्स सपोज इसका प्रेशर कितना है? P2। तो यहां पे हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो इसका प्रेशर भी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। फिर से देखिए, दिस इज द टेम्परेचर वर्सेज प्रेशर ग्राफ। For example, this is the initial pressure of a solvent without increase of temperature. Let's suppose यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने कोई टेम्परेचर इंक्रीज किया, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का ऑब्वियस कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उसका वेपर प्रेशर होगा, वो हमने एज्यूम कर लिया। कौन सा वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट? P2। सो एट टेम्परेचर T2, सॉरी एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0, ये हमने ओरिजिन मान लिया। तो इनिशियल प्रेशर हमने मान लिया लेट्स सपोज P2। सो एज द टेम्परेचर, स्टूडेंट ये टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, एज द टेम्परेचर राइजेज, ये इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है स्टूडेंट? राइज कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम प्योर सॉल्वेंट को बॉयल करते जाएंगे उसके वेपर्स बनते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट ये टेम्परेचर होगा स्टूडेंट, वो कौन सा होगा? बॉइलिंग पॉइंट। वो कौन सा होगा? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फिर से देख लीजिए, दिस इज द प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सो एज द टेम्परेचर राइजेज, यहां पे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज कर रहे हैं वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर, इसके वेपर्स और बनते जाएंगे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। एज द वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कहां पे पहुंच गया स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जैसे ही उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आया तो जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट ये वाली जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो स्टूडेंट यहां पे जो टीबी आपको इस लाइन पे नजर आ रहा है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट ने क्या किया? इंप्योरिटीज ऐड कर दी। कौन सी? नॉन वोलेटाइल। स्टूडेंट नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, वोलेटाइल इंप्योरिटीज नहीं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज का दोनों का इफेक्ट उल्टा है। ध्यान से देखना है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज कोई भी अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती हैं। तो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऑलवेज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज ही करेंगी, लेकिन जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं वो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो सॉल्वेंट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या करेंगी स्टूडेंट? बढ़ाएंगी। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हमने कौन सी इंप्योरिटीज ऐड की हैं? नॉन वोलेटाइल। इट मींस नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो हैं वो कोई वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगी, और दूसरा क्या करेंगी? वो जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर भी कम कर देंगी। अब यहां पे हमने सोल्यूशन ले लिया, फॉर एग्जांपल ये सोल्यूशन 1 आ गया। सोल्यूशन 1 का मतलब है इसके अंदर हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं। अब जब नॉन वोलेटाइल स्टूडेंट इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। स्टूडेंट ये यहां से वेपर प्रेशर चल रहा था, अब ये यहां पे आ गया। इसका मतलब इस सोल्यूशन 1 का इनिशियल वेपर प्रेशर कम हो गया। ये इनिशियल वेपर प्रेशर है, ये वाला, ये आपका इनिशियल वेपर प्रेशर है सोल्यूशन 1 का। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमने क्या ऐड कर दी है? नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज। अब उसका इनिशियल वेपर प्रेशर भी कम हो गया, लेकिन बट एज द टेम्परेचर राइजेज, अब यहां पे हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो स्टूडेंट इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट? बढ़ रहा है। ये बढ़ता 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 कहां तक पहुंच गया स्टूडेंट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, डी पॉइंट पे आ गया।
अब डी पॉइंट पे आ गया, इस सोल्यूशन 1 का जो वेपर प्रेशर है आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, उस वेपर्स ने, इन वेपर प्रेशर ने, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर ने जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, सोल्यूशन 1 का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया डी पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसका मतलब सोल्यूशन 1 अब क्या हो गया, बॉयल हो गया। अब उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है वो भी हमने नोट कर लिया स्टूडेंट, वो कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर क्या आ गया, ध्यान से देखिए, ये T1 क्या आ गया। अब T1 इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से क्या आया स्टूडेंट, ज्यादा आया। क्या आया, ज्यादा आया। इतना ज्यादा आ गया T1, क्यों ज्यादा आ गया, क्योंकि हमने इसको ज्यादा बॉयल किया था, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया था। इसका वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, सोल्यूशन का बढ़ाने के लिए हमें और टेम्परेचर दिया था, ये बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ गया, ये आ गया T1। अब जो ये बढ़ा स्टूडेंट, इसको हमने डिनोट कर दिया डेल्टा टीबी के साथ। दिस इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और T1 क्या है स्टूडेंट, boiling point of solution when a non-volatile impurities are added. So T1 is more than TB. T1 is more than this TB, टेम्परेचर ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया, डेल्टा टीबी। कितना ज्यादा आ गया, डेल्टा टीबी। अब ये स्टूडेंट दूसरा सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल इसमें हमने कोई और इंप्योरिटीज ऐड कर दी हैं, और फॉर एग्जांपल वो इंप्योरिटीज और नॉन पोलर हैं, तो सोल्यूशन 2 का वेपर प्रेशर स्टूडेंट और कम है फॉर एग्जांपल। अब उसको बॉयल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ते 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 जब इसका वेपर प्रेशर सोल्यूशन 2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया, तो ये वाला सोल्यूशन भी स्टूडेंट क्या हो गया, बॉयल हो गया। इसका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर स्टूडेंट क्या आ गया, फॉर एग्जांपल T2। अब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्वेंट का, ये वाला सॉल्वेंट जो ए पॉइंट पे आया था, और ये सोल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट है। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन 2। This is elevation of boiling point for solution 1. This is elevation of boiling point for solution 2. ऐसे स्टूडेंट हम काफी सारे सॉल्यूशंस के व्हेन एवर नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड, डिफरेंट नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड, तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या आते जाएंगे, डिफरेंट आते जाएंगे। तो हम ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स मेजर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो एज द नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड, सो यहाँ पे boiling, this is the normal boiling point of pure solvent. As the non-volatile impurities are added, boiling point rises. So boiling point क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब elevation of boiling point आपका बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था स्टूडेंट, एज द अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर एडेड इन द प्योर सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपके 1 लाख सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हमने इसको बॉयल किया, तो यहाँ पे समझ लो 1 लाख मॉलिक्यूल्स आ गए, इनके वेपर्स आ गए। इसके कारण कोई ना कोई यहाँ पे क्या बन गया, वेपर प्रेशर। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया तो आपका लिक्विड क्या हो गया, नॉर्मल बॉयल हो गया, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट आ गया TB। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकेंड केस में क्या हुआ, हमने इन 1 लाख मॉलिक्यूल्स में कुछ हमने क्या ऐड कर दी, कुछ समझ लो हमने 50,000 नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड कर दी। अब जब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड हो गई तो उनकी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। अब सर स्टूडेंट जितनी हम अमाउंट नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज की ज्यादा डालते जाएंगे इस सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर जितनी नॉन वोलेटाइल, स्टूडेंट ये जो आपकी सॉलिड सर्कल है ये आपका फॉर एग्जांपल नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज है, और ये जो होलो सर्कल है ये स्टूडेंट आपका प्योर सॉल्वेंट है। अब जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड करते जाएंगे, ये जो आपका हार्ड सर्कल है, तो जैसे जैसे हम ये नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड करते जाएंगे तो वैसे वैसे स्टूडेंट इस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब एस्केपिंग टेंडेंसी कम होती जाएगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर्स सॉल्वेंट के कम होते जाएंगे, तो इन वेपर्स का वेपर प्रेशर का, जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था पहले, अब इंप्योरिटीज ऐड कर दिए तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया है। लेकिन हमने इस लिक्विड को क्या करना है, बॉयल करना है, तो हमें और वेपर्स चाहिए। जब और वेपर्स चाहिए तो हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, बढ़ाना पड़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इन सॉल्वेंट की, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी फिर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बढ़ती जाएगी।
तो यहां पे वेपर्स बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते किसके बराबर आ गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो तब आपका जो सोल्यूशन था जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड की थी वो भी क्या हो गया, बॉयल हो गया स्टूडेंट। लेकिन ये तब बॉयल हुआ जब हमने इस सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज किया था, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। सो एज द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेस। सो क्या रिजल्ट निकला मैथमेटिकली, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज द राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन is directly proportional to molality of the solution. So molality means number of moles of solute per unit mass of solvent in kilogram. So this rise of temperature, elevation of boiling point of solution directly proportional to molality of the solute. This is the molality of solute. मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि जैसे जैसे हम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज मतलब सोल्यूट ऐड करते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा सॉल्वेंट का, तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए सॉल्वेंट को और बॉयल करना पड़ेगा सोल्यूशन को। जब हमने सोल्यूशन को और बॉयल करना पड़ेगा तो मतलब कंडीशन क्या आ गई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट। जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केबी। दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट केबी। आपका मैथमेटिकल फार्मूला क्या आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम एंड केबी इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। इसको एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये आपका मैथमेटिकल फार्मूला बन गया जो हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट। अब इसके यूनिट्स क्या आएंगे वो भी देखते हैं, केबी के यूनिट्स क्या आएंगे और केबी किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आपका नीट एग्जाम वगैरह कॉम्पिटिशन्स में आ जाता है, कई बार काफी बार ये आ चुका है ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इंटू एम। सो बॉइलिंग पॉइंट के स्टूडेंट क्या होंगे यूनिट, केल्विन, डिग्री और केल्विन। और मोलैलिटी के यूनिट्स क्या हैं स्टूडेंट, मैंने क्या कहा था मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब स्टूडेंट ये किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो यूनिट्स ऑफ एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या आ गया स्टूडेंट, केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्योंकि ये केबी के यूनिट्स निकालने हैं, मोलैलिटी के यूनिट्स क्या हैं, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट और इसके यूनिट्स क्या हैं, केल्विन। सो केबी के यूनिट्स क्या आ गए, ये किलोग्राम उधर चला गया, केल्विन इंटू किलोग्राम और ये मोल नीचे आ गया। सो केबी के क्या यूनिट्स आ गए, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। सो सिग्निफिकेंस ऑफ केबी। और स्टूडेंट ये भी मैंने कहा था कि ये नीट वगैरह में क्वेश्चन आता है, केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोलैलिटी किसकी है, सोल्यूट की। एक तो ये आपका एमसीक्यू कि ये आपका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा स्टूडेंट ये केबी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाला इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि जो केबी का मैग्नीट्यूड है, केबी का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया, पानी लिया, अल्कोहल लिया, कौन सा सॉल्वेंट लिया है। सो केबी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सो व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोलल, मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 मोलल, तो इफ m इज इक्वल टू 1, यहां पे m की वैल्यू 1 पुट कर दो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, केबी। सो केबी इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा टीबी। तो डेफिनेशन क्या आ गई, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट की, द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो केबी क्या आ गया, केबी आपका डेल्टा टीबी ही आ गया। जितना बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा जब आपने सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैलिटी आपने सोल्यूशन की कितनी ली हुई है, 1 मोलल, कितनी ली हुई है, 1 मोलल। और 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब है 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ सोल्यूट एंड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
तो मोलैलिटी कितनी बनेगी स्टूडेंट, 1 मोलल। अगर मोलैलिटी आपकी 1 मोलल है तो जितना टेम्परेचर राइज होगा, जितना बॉइलिंग पॉइंट राइज होगा, वो किसके बराबर आएगा, केबी के। तो ये डेफिनेशन आ गई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जितना आपका बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का राइज हुआ, जब आपने मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी ली है, 1 मोलर। कितनी ली है, 1 मोलर। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। ये आपका एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी स्टूडेंट क्या है, केबी इंटू एम, और केबी स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2 को स्टूडेंट हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, सोल्यूट को, और जो सबस्क्रिप्ट 1 है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है सॉल्वेंट के साथ। सोल्यूट को हमने सबस्क्रिप्ट 2 के साथ रिप्रेजेंट किया और सॉल्वेंट को हमने सबस्क्रिप्ट यहाँ पे 1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। सो मोलैलिटी, डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। W1 क्या है स्टूडेंट, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो W1 क्या है, अमाउंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। स्टूडेंट क्या फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज मास ऑफ सॉल्वेंट ओवर मोलर, सॉरी मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी +1 में भी। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दी। सबसे पहले मोलैलिटी की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आ गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आ गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट W2 ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या आ गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो इससे हम इन मैथमेटिकल टर्म से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो लेकिन हमें निकालना क्या था, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमारा क्वेश्चन ये है, तो ये आपका स्टूडेंट M2 इधर चला जाएगा और डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा। तो क्या आ गया, M2 इज इक्वल टू केबी, ये केबी और W2 तो ऊपर ही थे, तो यहाँ भी ये केबी और W2 ऊपर ही आ गए, ये आ गए ऊपर। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या रिप्लेस हुआ था, M2 ऊपर चला गया, ये M2 यहाँ पे आ गया, और डेल्टा टीबी कहाँ पे आ गया था, नीचे। ये डेल्टा टी आपका नीचे आ गया था, डेल्टा टीबी, और W1 पहले से नीचे था, वो W1 आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम है वो नीचे ही है। सो इस फार्मूले से M2 इज इक्वल टू केबी इंटू W2 और W1 इंटू डेल्टा टीबी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अननोन मोलर मास ऑफ सोल्यूट की। जो हम सोल्यूट ले रहे हैं, मतलब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ले रहे हैं, उसका मोलर मास कितना है। अगर हमें केबी हमें पता ही है, सॉल्वेंट हमने लिया हो, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का जो केबी है वो फिक्स है, वो हमें पता है। अब W2 क्या है स्टूडेंट, मास ऑफ सोल्यूट। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्लूकोज लिया है, आपने अगर 1 ग्राम ग्लूकोज लिया है तो मतलब आपको उसका मास भी पता है कि आपने 1 ग्राम लिया है। W2 भी आपका नोन है, केबी कांस्टेंट है सॉल्वेंट का, वो भी आपका नोन है। कितना बॉइलिंग पॉइंट राइज किया थर्मामीटर से स्टूडेंट आप देख भी सकते हो कि आपका एडिशन इंप्योरिटीज डालने से पहले टेम्परेचर कितना था और इंप्योरिटीज डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना आया। तो आप इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा टीबी भी फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट कर लिया, वो भी आपका नोन है। और ये W1 क्या है स्टूडेंट, W1 है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब आपने सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर आपने 1 किलो लिया हुआ है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको पता चल गई। सो केबी कांस्टेंट है, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो कांस्टेंट है। W2 अमाउंट ऑफ सोल्यूट, फॉर एग्जांपल आपने सोल्यूट 1 ग्राम लिया, 2 ग्राम लिया है, वो भी आपका नोन है। टेम्परेचर कितना राइज किया वो आप इजीली देख सकते हो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो टेम्परेचर मेजर करता है। और W1 आपने सोल्यूट मतलब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी आपने ली कितनी है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज या शुगर आपने कितना लिया है वो भी आपको पता है। तो यहां से आप अननोन मोलर मास, जो सोल्यूट का मोलर मास था, जो आपने मोलर मास ऐड किया था, आपको नहीं पता आपने शुगर ऐड किया, आपने ग्लूकोज ऐड किया, क्या ऐड किया है, तो उसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको इनकी अमाउंट्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना लिया है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना लिया है, केबी कांस्टेंट है कि सॉल्वेंट है, उसका नेचर क्या है, सॉल्वेंट तो आपको पता ही है कौन सा लिया आपने, ये भी आपको पता है। और टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज हुआ है, वो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हो।
तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमने जो अननोन सल्यूट लिया था उसका मोलर मास क्या है और वो अननोन सल्यूट कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट। अब W1 को स्टूडेंट यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। W1 है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो किलोग्राम को स्टूडेंट हम ग्राम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 1000। सो W1 यहाँ पे किस में था, किलोग्राम में। मतलब यहाँ पे जो आपका W1 था, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये स्टूडेंट किस में आता है, किलोग्राम में। और यहाँ से किलोग्राम को स्टूडेंट अब किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। कैसे कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 1000, और ये 1000 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका जनरल फार्मूला आ गया, M2 इज इक्वल टू अननोन मोलर मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू 1000 kV W2 ओवर W1 इंटू डेल्टा TB। तो यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपका NCERT प्रॉब्लम 10th। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हमें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पता है, मतलब हमें TB पता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TB नोट के साथ भी कई बुक्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। कितना आया स्टूडेंट, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब प्योर बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। कह रहा हाउ मच सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या स्टूडेंट, ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर, ये क्या स्टूडेंट आपकी नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। क्या है, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन में, हाउ मच सुक्रोज के हमने सुक्रोज कितना ऐड किया है, किसमें ऐड किया है। हमने सॉल्वेंट क्या लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर, क्या लिया हुआ है, वाटर। और वाटर की अमाउंट कितनी है, 500 ग्राम। सच डैट अब जो वो सोल्यूशन है वो किस पे बॉयल कर रहा है, 100 डिग्री पे। इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट बॉयल हो रहा था 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और सोल्यूशन स्टूडेंट बॉयल कर गया, T1 जो हमने लेट्स सपोज किया हुआ है वो बॉयल कर गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो टेम्परेचर क्या कर गया स्टूडेंट, राइज कर गया। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, राइज कर गया। क्यों, क्योंकि जो सुक्रोज था वो क्या था, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। हमें पता है व्हेन नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, यहाँ पे इंक्रीज कर गया। अब स्टूडेंट कितना इंक्रीज किया वो हम देख लेते हैं। डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, T1 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब सोल्यूशन का कितना आया स्टूडेंट, 100, और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या था, 99.63। सो ये आपका आ गया 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.37 केल्विन। स्टूडेंट अब ये डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट, ये सेम ही आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई स्टूडेंट यही देखते हैं कि हाँ ये 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सर ने इसको केल्विन कैसे लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको ये करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि ये मैं कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कर दूँ, नहीं तो आपका ये कंसेप्ट बार बार आपके दिमाग में आता जाएगा। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्टूडेंट आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ गया 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा TB। अब मैं इसको केल्विन में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो केल्विन में क्या करेंगे स्टूडेंट, 273 यहाँ पे ऐड कर देंगे माइनस, अब इस 99.63 को भी तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, उसको भी 273 ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट आंसर फिर से क्या आ जाएगा, 0.37। अब आंसर किस में आएगा, केल्विन में। सो यहाँ पे जो डेल्टा TB है वो डिफरेंस है, डिफरेंस में आपका 273 और ये 273 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे अगर आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में लोगे या केल्विन में लोगे वो बात सेम ही है। मैंने आपको बता दिया है कि वो 273 यहाँ से और 273 यहाँ से दोनों से कट जाएंगे तो आंसर फिर से वही आ जाएगा, 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.37 केल्विन। ये आपको कई बुक्स में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ, कई बुक्स में केल्विन में दिया हुआ, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब चेंज आएगी, हाँ जो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट्स हैं सोल्यूशन के या आपके सॉल्वेंट के, वो अगर डिग्री और केल्विन में है तो आपने ध्यान से देखने हैं। लेकिन अगर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो आपका डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जब हमने एलिवेशन और राइज निकालना है तो 273 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, आंसर फिर से वही आ जाएगा। सो हमारा डेल्टा TB कितना आ गया स्टूडेंट, 0.37। सो यहाँ पे मास ऑफ वाटर W1 हमें दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम है,
मास ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट हमने निकालनी है, और वाटर का मोलर मास हमें पता है 18 ग्राम पर मोल, और मोलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज का क्या है C12H22O11, इसका मोलर मास हम निकालेंगे 12 × 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 × 11, ये आपका आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। मोलर मास स्टूडेंट पर मोल का होता है, तो यहाँ पे ये मोलर मास ऑफ सल्यूट आ गया 342 अकॉर्डिंग टू फार्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB। ये क्या स्टूडेंट, मास ऑफ सल्यूट एंड W1 इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, M2 इज द मोलर मास ऑफ सल्यूट। 1000 स्टूडेंट हमने किस लिए लगाया, ताकि ये वाला जो मास था वो हमने स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोलैलिटी की क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो यहाँ पे हमने किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, तो इसलिए 1000 ऊपर आ गया था। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो केबी हमें गिवन है। वाटर का स्टूडेंट वैसे आपको केबी याद भी कर लो स्टूडेंट, वाटर का केबी कितना होता है 0.52, कितना होता है 0.52 याद कर लो स्टूडेंट। वाटर का जो केबी होता है कई बार एग्जाम में नहीं गिवन होता है, तो कितना आएगा, केबी फॉर वाटर इज 0.52, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ में लेकिन हमें निकालना क्या था, W2 मतलब हमने क्या निकालना है कि सुक्रोज हमने कितना ऐड किया, अमाउंट ऑफ सल्यूट। सो W2 निकालेंगे तो ये सारा कुछ उधर चला जाएगा, डेल्टा TB इंटू M2 इंटू W1, और ये KB नीचे आ जाएगा और ये W2 भी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इनकी सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, M2 की वैल्यू है 342 मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये W1 की वैल्यू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये डेल्टा TB है स्टूडेंट 0.37, ये 1000 आपका वैसे ही आया हुआ है, और KB की वैल्यू 0.52 है। तो हमारे पास ये आ गया कि हमने सुक्रोज कितना ऐड किया था 122 ग्राम, एंड दिस इज द NCERT प्रॉब्लम, ध्यान से देखनी है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग 4.2 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब स्टूडेंट मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब मास ऑफ सल्यूट हमें दिया हुआ है, W2 कितना है 4.2 ग्राम, मास ऑफ सल्यूट आ गया। इन 50 ग्राम्स ऑफ एसीटोन, एसीटोन मतलब क्या है सॉल्वेंट, तो स्टूडेंट हमारे पास सॉल्वेंट मतलब एसीटोन का मास भी आ गया। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सल्यूट का मास भी आ गया 4.2, ये सल्यूट का आ गया, और ये आपका सॉल्वेंट का आ गया। और कह रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 1.8 केल्विन, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं स्टूडेंट। डेल्टा TB इज इक्वल टू, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, केल्विन और 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड सेम ही है। कई बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, आपको 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया होता है, बच्चे इसमें 273 ऐड कर देते हैं, जो ये हो जाता है गलत, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल टू 1.8 केल्विन आपको दिया हुआ है, ये डेल्टा TB आ गया, और KB भी आपको गिवन है 1.71, KB की वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी। और निकालना क्या स्टूडेंट हमने, मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो पीछे हम आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हैं, अननोन मोलर मास ऑफ सल्यूट। सो ये फार्मूला था, इन सब की वैल्यू स्टूडेंट इस फार्मूले में पुट कर दो। अननोन मोलर मास ऑफ सल्यूट 1000 KB इंटू W2 मास ऑफ सल्यूट ऑर्गेनिक कंपाउंड, W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा TB की वैल्यू, सबकी जब वैल्यू हमने पुट की तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास ऑफ सल्यूट 79.8 ग्राम पर मोल, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन। सो स्टूडेंट हमें यहाँ पे अब क्या दिया हुआ है 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर। ध्यान से देखो स्टूडेंट सब कुछ, डेंसिटी इज 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमें क्या दिया हुआ है सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है 1 मोलर, और किसका है स्टूडेंट सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट याद रखना है, ये आपका नॉन वोलेटाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के क्या बन रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, इसका मतलब जो सोडियम क्लोराइड है वो वोलेटाइल कंपोनेंट है। तो ये आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपका हटके आर्टिकल आ गया, जो आपका सिलेबस में आर्टिकल है कि हमने नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड की थी,
यहाँ पे हमने नॉन वोलेटाइल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या दे दिया स्टूडेंट, यहाँ पे हमें वोलेटाइल कंपोनेंट दे दिया है न्यूमेरिकल में। ये कॉम्पिटिशन्स में, जेई में, नीट में आपको ये बहुत कॉमनली पूछते हैं। वो कई बार क्या करते हैं, बोर्ड्स में तो ठीक है नॉर्मल नॉन वोलेटाइल आ गया, लेकिन जेई और नीट में वो आपको घुमा के पूछेंगे। तो यहाँ पे उसने घुमा के क्वेश्चन आपको पूछ लिया है। आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारे पास सल्यूट है वो वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल नहीं है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी केवी दिया हुआ है 0.52, वैसे मैंने आपको कहा था याद करने के लिए, केवी फॉर वाटर इज 0.52। सो एटॉमिक मास में दिए हुए हैं, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5 है। नाउ स्टार्ट द न्यूमेरिकल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी हमें दे रखी है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट per unit volume of solution in liter. So 1 molar means number of moles of solute is 1 molar and volume is 1 liter. And density of solution हमें दे रखा है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर। सो मोलर मास ऑफ NaCl आ गया, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ये आपका 58.5 आ गया। अब यहाँ से स्टूडेंट हम क्या निकालेंगे, अब मास ऑफ सोल्यूशन। क्या निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ये हम स्टूडेंट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो डेंसिटी दे रखी थी, ये देखिए डेंसिटी किसकी दे रखी है 1.03, वो सोल्यूशन की दे रखी है 1.03। अब स्टूडेंट ये ग्राम पर मिलीलीटर है, 1.03 को स्टूडेंट किस में कन्वर्ट कर लो, ग्राम पर लीटर में, तो इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब ये क्या आ गया, ग्राम पर लीटर। मास हमने निकालना है और वॉल्यूम स्टूडेंट हमने क्या लिया हुआ है 1 लीटर। हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स 1 मोलर है और वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। यहाँ से हमने 1 लीटर वॉल्यूम पुट कर दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर। 1 मोलर मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल। तो हमें यह भी पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो कितने हैं स्टूडेंट 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है स्टूडेंट 1 लीटर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमें वॉल्यूम का सोल्यूशन 1 लीटर जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है मोलैरिटी की फॉर्म में, और डेंसिटी भी दी हुई है 1.03 ग्राम पर मिलीलीटर है, उसको हमने ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया। सो मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास आ गया। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट, इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 1030 ग्राम। सो मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया 1030 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, हमने लेकिन निकालना क्या है, हमें चाहिए मोलैरिटी। अब मोलैरिटी में स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो इसका मतलब हमें सोल्यूट का मास नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, हमें सॉल्वेंट का चाहिए। किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। ये हमारे पास आया सोल्यूशन का 1030 ग्राम। अब ये आया ग्राम पर मोल, हमने 1 मोल ही ले लिया स्टूडेंट। 1 मोल का कितना मास आया 58.5, ये आया सोल्यूट का, ये आया सोल्यूशन का, और ये आया आपका सोल्यूट का, क्योंकि मैंने अभी पहले कहा कि मोलर मास किसका होता है 1 मोल का। अब यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी ले रहे हैं 1 मोल ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट 1 मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब 1 मोल का मतलब है जो मास है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट 1 मोल का मतलब है उसका मोलर मास। क्या मतलब है, मोलर मास। ध्यान से स्टूडेंट ये देखना है, यहां पे हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें सोल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है 1 मोलर। 1 मोलर मीन्स मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। 1 मोलर मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ले लिया हमने, वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया, 1 लीटर को हम यूज कर चुके हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन हम निकाल चुके हैं 1030 ग्राम। और हमारे पास जो सोल्यूट था वो कितना स्टूडेंट 1 मोल। 1 मोल का मतलब है हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो कितनी आई, जितना मोलर मास है, और मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम NaCl का। इसका मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है 58.5, कितनी है 58.5। तो हम यहां से अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, 1030 इज द मास ऑफ सोल्यूशन, 58.5 इज द मास ऑफ
सोल्यूट, सो 1030 माइनस 58.5 स्टूडेंट, ये कितना आ गया 97.5, 97.5 ये आ गया आपका मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, अब मोलैलिटी स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें लेना है स्टूडेंट किलोग्राम में, ऊपर हम 1000 लिख लेते हैं, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आ गया, ग्राम्स में। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट स्टूडेंट कितने हैं, 1 मोल, हमें डेफिनेशन में दे रखा है। मास ऑफ सॉल्वेंट हमने यहाँ से निकाल लिया है, 971.5 आया, और यहाँ पे ये 1000 के साथ क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट, मोलैलिटी कितनी आ गई, मास ऑफ सोल्यूट 1, मास ऑफ सॉल्वेंट 971.5, और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया, ऊपर 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया 1.0293, ये आपकी मोलैलिटी आ गई। अब स्टूडेंट मैंने क्या कहा कि जो हमारा NaCl है वो स्टूडेंट वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल स्टूडेंट वैसे तो मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा, वांट ऑफ फैक्टर एक आता है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलो ये न्यूमेरिकल अब यहाँ पे आ गया तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। पहले सोडियम क्लोराइड में अगर हम इसको कहें कि 100% डिसोशिएट हो गया, क्या हो गया, 100% डिसोशिएट हो गया, इसके कंप्लीट आयंस बन गए हैं, तो ये नंबर ऑफ कितने आयंस बने, 2 मोल्स, कितने बने, 2 मोल्स, 1 मोल NaCl से, 1 मोल NaCl से नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस कितने बने, 2 मोल्स। तो यहाँ पे हम I एक वांट ऑफ फैक्टर है, तो वो कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2, और ये आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। पहले हमने पढ़ा था डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम, तो यहाँ पे अब फार्मूला नया आ गया डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू एम। अब स्टूडेंट ये फार्मूला तब लगाना है जब आपको सोल्यूट वोलेटाइल दिया हो, क्योंकि वोलेटाइल कंपोनेंट्स का मैंने पहले कहा कि वोलेटाइल कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो यहाँ पे I के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और I स्टूडेंट अगर 100% डिसोशिएट होगा आपका मॉलिक्यूल्स, तो जितने आपके नंबर ऑफ आयंस बनेंगे वही I आएगा। अब यहाँ पे I कितना आया स्टूडेंट, 2 आया, क्या आ गया, 2, ये वाला 2 कहाँ से आया स्टूडेंट, ये वाला 2 आया सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस से, क्योंकि NaCl है हमारा सोल्यूट, तो NaCl कंसिस्ट ऑफ 2 आयन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, तो ये 2 यहाँ से आया। KB की वैल्यू 0.52 में दे रखी है, मोलैलिटी हमने यहाँ से निकाल लिया है 1.0293, तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, डेल्टा TB। अब डेल्टा TB चाहे डिग्री में लिखो चाहे केल्विन में लिखो, 1.07 केल्विन डेल्टा TB आया। लेकिन ध्यान से पढ़ो स्टूडेंट, वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो डेल्टा TB क्या आया था स्टूडेंट, डेल्टा TB आया था राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो राइज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब T1 माइनस एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TB नॉट, डेल्टा TB आया 1.07, और हमने क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन मतलब T1 निकालना है, और TB नॉट स्टूडेंट क्या है, TB नॉट आपका है वाटर, वाटर का हमने बॉइलिंग पॉइंट लेना है, क्योंकि हमने जो ये देखिए हमारे पास जो सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट, वो कौन सा सॉल्वेंट है, वाटर, और वाटर का प्योर कंपोनेंट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373.15 केल्विन, कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन, मतलब 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 373.15 आ गया। तो यहाँ पे TB नॉट की वैल्यू पुट कर दो 373.15। स्टूडेंट ये डेल्टा TB था, राइज ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब डेल्टा TB हमने निकाल लिया है 1.07 आया, हमने प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट निकालना है T1, और ये हमें पता होना चाहिए कि प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है स्टूडेंट, 373.15। यहाँ से स्टूडेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, T1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, T1 मतलब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। सो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आ गया, 373.15 प्लस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये था प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमने ऐड कर दिया 1.07, तो ये क्या आ गया,
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, उसने सोल्यूशन का पूछा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, स्टूडेंट ये सिमिलर न्यूमेरिकल है। हमने यहाँ पे क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। सारा कुछ हमें गिवन है। एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 2.4 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, मतलब हमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन है। पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, हमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी भी गिवन है और केबी भी गिवन है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 ओवर W1 इंटू डेल्टा टीबी। सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। दिस इज सिमिलर न्यूमेरिकल, आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज ए सोल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पे हमें 3.5 ग्राम क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, मास ऑफ सोल्यूट इन किसमें 125 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें अमाउंट ऑफ वाटर भी दे रखी है 125 ग्राम, वो भी दे रखा है। एंड इट बॉइल्स, अब स्टूडेंट जो सोल्यूशन है वो बॉयल हुआ 373.52। अब सोल्यूशन स्टूडेंट प्योर सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। अब सबसे पहले तो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। है ये सिमिलर न्यूमेरिकल, इसका भी स्टूडेंट यहाँ पे मैं हिंट दे दूंगा। तो सबसे पहले डेल्टा टीवी निकालेंगे। डेल्टा टीवी क्या है स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। अब सोल्यूशन का स्टूडेंट हमें दे रखा है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है सोल्यूशन का, 373.52। और स्टूडेंट ये क्या है, टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्योर सॉल्वेंट कौन है, वाटर। और वाटर का टीबी नॉट कितना है, 373.15। यहाँ पे हमने चलो 373 लिया हुआ है, कोई बात नहीं, 373 और 373.15 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे ये जो आंसर आ गया आपका डेल्टा टीबी, वो कितना है स्टूडेंट, 0.52 माइनस करके। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी 0.52। ये आपकी डेफिनेशन आ गई। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सो स्टूडेंट यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ पे आपका मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट आ जाएगा। ये आप पिछले केसेस में डिस्कस कर चुके हैं हम, ये आपको मैंने यहाँ हिंट दे दिया है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स। अब प्योर सॉल्वेंट का स्टूडेंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। वो तो हमें नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। तो सबसे पहले यहाँ भी अब क्या निकालना है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन जो था, पहले वाटर था प्योर सॉल्वेंट, अब नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज ऐड। यहाँ पे इंप्योरिटीज कौन सी हैं वो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास ही तो निकालना है इंप्योरिटीज का। सो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड किया तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो डेल्टा टीबी ये आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया स्टूडेंट, बढ़ के 100.52। अब यहाँ पे टीबी नोट लेना है। टीबी नोट कितना स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लेना है, क्योंकि वाटर है हमारे पास सॉल्वेंट। तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड और 0.52 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टीबी आ गया। मास ऑफ सोल्यूट हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम पहले मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वाटर। सो यहाँ पे सोल्यूशन स्टूडेंट किसका है, वाटर का। सो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1 ग्राम पर सीसी। मास निकालना है, वॉल्यूम स्टूडेंट कितना दे रखा है 100 ml। तो यहाँ पे 100 पुट किया, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू कितना होता है 1 cc। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे जो सोल्यूट लेते हैं स्टूडेंट वो क्या लेते हैं, बहुत कम। तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम। डेल्टा टीवी हम निकाल चुके हैं।
तो ये हमारे पास फार्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे अननोन सोल्यूट का। जब हम सारी ये वैल्यूज न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। So next numerical is a solution of 3.795 ग्राम। So mass of solute हमारे पास आ गया 3.795 ग्राम in 100 ग्राम of कार्बन डाइसल्फाइड। So mass of solvent भी आ गया स्टूडेंट, 100 ग्राम और 1000 के साथ डिवाइड कर दो 0.1 किलोग्राम। So यहाँ पे अब किसका निकालना है, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। फिर भी ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, मास ऑफ अननोन मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। सो डेल्टा टी बी यहाँ से निकालेंगे। अब कह रहा है कि सोल्यूशन, जब हमने ये सोल्यूट कार्बन डाइसल्फाइड सल्फर का जो है उस सल्फर को हमने किस में डाला, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना था 46.30 और अब राइज होके जब हमने 3.795 ग्राम सल्फर डाला कार्बन डाइसल्फाइड में, सल्फर इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और जब हमने कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में डाला तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया, राइज कर गया, 46.66 आ गया। तो सबसे पहले हम डेल्टा टी बी निकालेंगे। तो डेल्टा टी बी फिर से मैं आपको बता दिया, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो बोल रहा है 46.66 माइनस, और ये हमें कार्बन डाइसल्फाइड मतलब प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हमें गिवन है 46.30। तो ये आपका डेल्टा टी बी आ गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 0.36 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। यहाँ से स्टूडेंट डेल्टा टी बी आ गया। अब ये फार्मूला आपका मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट के बी मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो यहाँ पे हमने किलोग्राम ही डाल दिया इसलिए 1000 की वैल्यू यहाँ पुट नहीं की, और ये डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.36 आई स्टूडेंट। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया 255.1 ग्राम पर मोल। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फर मोलिक्यूल। स्टूडेंट वो मोलर मास नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, फार्मूला ऑफ सल्फर मोलिक्यूल इन द सोल्यूशन। तो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर हमें पता है कितना है 32 ग्राम पर मोल, और हमारे पास जो मोलर मास आया है सल्फर का वो कितना आया स्टूडेंट 255.1। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ सल्फर एटम्स निकालेंगे। टोटल जो हमारे पास मोलर मास आया वो 255.1 आया, और एक सल्फर का जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट वो कितना है 32। 255.1 डिवाइड बाई 32 ये आ गया 7.97, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 8। तो इसका मतलब यहाँ पे सल्फर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, सल्फर एग्जिस्ट कर रहा है इन S8 मॉलिक्यूल्स में। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, S8 मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो मोलर मास आया था 255.1 वो किसी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर का था, वो हमें पता नहीं था कि उसकी एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है। तो एक सल्फर, सिंगल सल्फर का हमें पता है 32, टोटल फॉर एग्जांपल SX आ गया, X हमें पता नहीं है, एलोट्रोपिक फॉर्म है सल्फर की, उसका है 255.1। सो टोटल 255.1 है SX का। एक सल्फर का पता है 32, तो यहाँ पे X आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट इन ए वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। 8 आए तो इसका मतलब सल्फर हेयर एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन ऑफ freezing point of solution when a non-volatile solute is added in the solution, that will discuss in the next lecture. Thanks student.